हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, जैसा कि हम पहले वीडियो में आपको बताया था, आपका सिलेबस बताया था, कक्षा 12 का जो सिलेबस है उसमें कुल 5 यूनिट हैं। पहला यूनिट रिप्रोडक्शन है, वही रिप्रोडक्शन यूनिट चल रहा है। तो उस रिप्रोडक्शन में दो पार्ट हैं, एक प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ना है और एक जो है ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो हम लोग प्लांट का रिप्रोडक्शन लगभग पढ़ चुके हैं। कहीं कुछ अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको जो है दोबारा जो है वीडियो बना करके हम आपको पेश करेंगे। कहीं कुछ प्रॉब्लम आपके माइंड में उठता हो कि ये चीज़ सर समझ में नहीं आया, तो उसको पुनः जो है हम आप समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जो है, आज हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम जो है पढ़ाने जो चल रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन। मानव जैसा कि आप जानते हैं कि एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल है, डायोसियस है। मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को हिंदी में लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। लैंगिक द्विरूपता का मतलब एक होता है ये कि अगर एक मेल और एक फीमेल को खड़ा कर दिया जाए, एक पुरुष और एक स्त्री को खड़ा कर दिया जाए, तो हम उसकी वाय संरचना देख करके बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो मानव के रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, पुरुष का जनन तंत्र पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पढ़ेंगे। मेल में कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे, उनका चित्र बनाएंगे, चित्र बना करके उसको विधिवत समझाएंगे, एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन विंग्स। देखिए, मानव में नर मादा में नर पहले हम लिए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन लिए हैं। तो मेल को जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसको बताते हैं। मेल में या पुरुष में जो जनन तंत्र होते हैं उसमें एक होता है स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक होता है। स्क्रोटल सैक थैलीनुमा संरचना होती है, आगे हम समझाएंगे आपको। स्क्रोटल सैक होता है। एक होता है टेस्टिस होता है। टेस्टिस कहिए या वृषण, हिंदी में वृषण कहते हैं इसे। इसे कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश कहते हैं। बच्चे अक्सर कहा करते हैं कि सर हिंदी में भी बताया करें, तो हिंदी भी लिख दे रहे हैं। वैसे हिंदी बोलते रहते हैं, आप लोग नोट कर लिया करें। बायोलॉजी में इंग्लिश थोड़ा जो है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी सरल है हिंदी की अपेक्षा, इसलिए आप जो है इन फ्यूचर आपको जो है इंग्लिश में पढ़ना भी है, मेडिकल लाइन में जाना है या बीएससी करना है, एमएससी करना है, तो इंटर के बाद सारे सब जो है आपके जो लैंग्वेज रहेंगे सब इंग्लिश में हो जाएंगे, इसलिए आप इंग्लिश पर विशेष ध्यान दिया करें। कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करें। तो स्क्रोटल सैक जो है वृषण कोश कहते हैं। टेस्टिस, टेस्टिस दो होती है, टेस्टिस दो होती है, वृषण दो होते हैं। और वास डिफरेंस, वास डिफरेंस होता है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी भी दो होती हैं, वास डिफरेंस भी दो होते हैं। और चौथा है यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा एक है, यूरेथ्रा की संख्या एक है। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग हिंदी में कहते हैं इसे। इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। इसे वृषण टेस्टिस, स्क्रोटल सैक, वृषण कोश, यूरेथ्रा है। और एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं। सहायक सेक्स ग्लैंड, सहायक जो है ग्रंथियां होती हैं। तो सहायक ग्रंथियां 3 होती हैं, स्क्रोटल सैक एक ही होता है। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहले आप थोड़ा सा एक आउटलाइन समझिएगा कि थैलीनुमा संरचना है, ये स्क्रोटल सैक है। ये थैलीनुमा जो संरचना है इसे कहते हैं स्क्रोटल सैक कहते हैं। यह स्क्रोटल सैक का सबसे बाहरी जो आवरण होता है, स्किन होती है इसकी, इसके स्क्रोटल सैक को जो है एक स्क्रोटल सेप्टम जो है 2 भागों में बांट देता है, और हर भाग में एक एक भाग में एक एक टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस हैं। अब स्क्रोटल सैक की जो सबसे बाहरी स्किन होती है, ये स्किन है, इस पर हेयर्स रहते हैं। और इस स्किन के ऊपर जो है एक लेयर होता है जिसे सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। सबक्यूटेनियस लेयर होती है। यह जो है अरेखित पेशियों का बना होता है, अनस्टाइटेड मसल का बना होता है। और यहाँ जो मसल होती है उस मसल को डार्टोस मसल कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डार्टोस मसल कहते हैं। डार्टोस मसल है ये, डार्टोस मसल है। डार्टोस मसल जो होती है, इसी की वजह से जो है जाड़ा के दिनों में जो है ये जो होता है स्क्रोटल सैक थोड़ा जो होता है वह इसमें सिकुड़न आ जाता है। टेस्टिस जो होता है वह थोड़ा उदर के पास पहुंच जाता है। तो डार्टोस मसल की वजह से जो है ये हम लोगों का टेस्टिस उदर के पास नजदीक आ जाता है। इसमें एक नलीनुमा ऐसे संरचना बन जाती है, ऐसे संरचना बन जाती है। इस संरचना को, इस नली को कहते हैं इंज्यूनल कैनाल। इंज्यूनल कैनाल, वक्षण नाल, हिंदी में कहते हैं वक्षण नाल, इंज्यूनल कैनाल। इंज्यूनल कैनाल की वजह से ही इंज्यूनल कैनाल है, इंज्यूनल एक कैनाल है, नली टाइप संरचना है, ये भी नली टाइप संरचना है। इसी नली के माध्यम से जो है रुधिर वाहिनियां, ब्लड कैपिलरीज और जो है नर्व्स वगैरह जो है इसमें आती हैं। मसल्स भी इसमें आती हैं जाती हैं, वृषण से अटैच रहती हैं। ये मसल्स हैं, रेखित पेशियां होती हैं, मसल्स हैं। तीसरी जो कैनाल है, नली है, इस नली में जो है इसी नली के माध्यम से रुधिर वाहिनियां जो है आगे उदर गुहा तक पहुंचती हैं, और इससे जो है ऐसे निकला रहता है वास डिफरेंस, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी भी इसी रास्ते से जाती है, इस नली के माध्यम से। यहाँ भी ये जो है इस नली के माध्यम से जाती है। तो वृषण 2 होते हैं, एक ए और एक ए। लेफ्ट राइट में 2 वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं। तो यहाँ जो होते हैं, जो इंज्यूनियल कैनाल होता है, इस कैनाल में रुधिर वाहिनियाँ और मसल्स, ढेर सारे मसल्स होते हैं।
तो इन मसल्स को सामूहिक रूप में क्रीमास्टर मसल कहते हैं, क्रीमास्टर मसल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्रीमास्टर मसल और डार्टोस मसल ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसी की वजह से ठंडी के दिनों में जो है हम लोगों का जो टेस्टिस होता है वह थोड़ा उदर गुहा के पास आ जाता है, उदर के पास आ जाता है, और गर्मियों के दिनों में टेस्टिस जो होता है थोड़ा नीचे चला जाता है। इसी दोनों मसल की वजह से इनमें कंट्रक्शन होता है, संकुचन होता है। तो डार्टोस मसल और क्रीमास्टर मसल इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रीमास्टर मसल और डार्टोस मसल जो होते हैं, डार्टोस मसल जस्ट स्किन के ऊपर होती है, सॉरी स्किन के जो है ठीक नीचे होती है डार्टोस मसल। डार्टोस मसल जो होती है ठीक स्किन के नीचे होती है, सबक्यूटेनियस लेयर होती है। ये स्किन के नीचे वाली लेयर जो है अधस्त्वचीय अस्तर कहते हैं हिंदी में इसे, डार्टोस मसल होती है। तो इंजुनियल कैनाल ये इंपॉर्टेंट है, क्रीमास्टर मसल इंपॉर्टेंट है, डार्टोस मसल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जानिएगा। इंजुनियल कैनाल के माध्यम से ये जो होते हैं, जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, वास डिफरेंस होते हैं, तंत्रिकाएं होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये सब जो है इसमें आते हैं और इसी के माध्यम से बाहर जाते हैं। तो इंजुनियल कैनाल ए नाल है, और क्रीमास्टर मसल जो होती है वह टेस्टिस को जो है उदर से जोड़ती है, उदरी भाग से जोड़ती है। क्रीमास्टर मसल जो है एक तरफ तो जो है टेस्टिस से जुड़ी है, दूसरी तरफ जाकर के जो है पेल्विक गर्डिल, पेल्विक वाले भाग से जुड़ी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्रीमास्टर मसल, इंजुनियल कैनाल और डार्टोस मसल, ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट चीज हैं। तो ये तो रहा स्क्रोटल सैक। अब हम आते हैं, हमने बताया कि शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है उसके परिपक्वन के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए। तो इसीलिए नेचर ने, ईश्वर ने जो है इस टेस्टिस को उदर गुहा से बाहर रखा। लेकिन हाथी वगैरह में जो है, एलिफेंट में, व्हेल में, एलिफेंट और व्हेल में जो है जो टेस्टिस होता है वह उदर गुहा में ही होता है। ध्यान दीजिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एलिफेंट में और व्हेल में, व्हेल मैमल्स है क्योंकि मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, तो व्हेल्स में और एलिफेंट में जो टेस्टिस होता है वह उदर गुहा में होता है। लेकिन हम लोगों में जो टेस्टिस होता है वह उदर गुहा से बाहर रखा गया है। तो बाहर इसलिए रखा गया है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है और शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए, फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो एक विशेषता ये है। दूसरी विशेषता हमने बताया कि डार्टोस मसल और क्रीमास्टर मसल एक तरफ तो जो है टेस्टिस से जुड़ा है, दूसरी तरफ जाकर के उदरीय भाग से जुड़ा हुआ है। यानी इस प्रकार से जो है यह साधे रखा हो, टेस्टिस को जो है साधे हुआ है। क्रीमास्टर मसल की वजह से टेस्टिस जो है वह सधी हुई है, उदरीय भाग से जो है, एब्डोमिनल पार्ट से जो है वह सधी हुई है। तो ये तो रहा एक आउटलाइन जो है आपका मेल का रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट जो होते हैं। आगे हम चलते हैं। मेल में सबसे पहले हम टेस्टिस पर आते हैं। टेस्टिस मुख्य जनन अंग है। नर में ह्यूमन के जो है, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें नर का जो टेस्टिस होता है वह मेन पार्ट होता है। इसी में जो है शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। आइए हम लोग देखते हैं। जो है टेस्टिस संरचना में बताते हैं, टेस्टिस अंडाकार होता है, गुलाबी रंग का होता है। साइज इसकी जो है 5 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर लगभग चौड़ा होता है, और भार में लगभग 10 से 15 ग्राम का होता है। और प्रत्येक टेस्टिस, एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो वह हर टेस्टिस, दोनों टेस्टिस पर बात लागू होगा। एक टेस्टिस की बात अगर हम बता रहे हैं तो वही बात अदर टेस्टिस पर भी लागू होगा। तो एक टेस्टिस जो होता है उस पर 2 खोल होते हैं। एक बाहरी खोल को जो है, एक बाहरी खोल जो होता है वह टेस्टिस से थोड़ा
आउट रहता है, और एक खोल जो होता है वह टेस्टिस से एकदम सटा रहता है, एकदम आच्छादित रहता है, टेस्टिस से एकदम ज्वाइंट रहता है। तो जो बाहरी खोल होता है वह अधूरा होता है, टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग होती है वह अधूरा होता है। इसे ट्यूनिका बेजाई नेलिस कहते हैं। इसे ट्यूनिका बेजाई नेलिस कहते हैं। और एक लेयर जो होती है जो टेस्टिस पर एकदम आच्छादित है, कवर की है, जो टेस्टिस को ढकी हुई है, उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस अधूरी है, क्यों? क्योंकि ये तो इधर ऐसे है, ऊपर इसके जो है एक ऐसे संरचना पाई जाती है जिसे इपीडिडाइमिस कहते हैं, आधिवृषण। इपीडिडाइमिस कहते हैं, आधिवृषण हिंदी में कहते हैं इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस में नलिकाएं होती हैं। यह पूरे वृषण पर लगभग 4 सेंटीमीटर कवर किए रहता है। ये जो है ऊपरी भाग पर वृषण के लगभग 4 सेंटीमीटर कवर किए रहता है, इपीडिडाइमिस कहते हैं। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इनर पार्ट होता है, इनर भाग होता है, ये इनर होता है। और ट्यूनिका वेजाइनलिस आउटर होता है, बाहरी भाग होता है। ये ध्यान रखिएगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है वह वृषण पर पूरा कवर किए रहती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है अधूरी रहती है। ट्यूनिका अंदर जो होता, इसके अंदर का जो वृषण के अंदर का जो ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठोस होता है, तो पूरा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है इस वृषण के अंदर धंस करके छोटे छोटे भागों में, इस वृषण को जो है छोटे छोटे भागों में बांट देता है। इनकी संख्या लगभग 200 से 250 होती है। ये जो छोटे छोटे भाग हैं, इनकी संख्या जो है, इन्हें लोब्यूल कहते हैं। इन कक्षों को, इन कंपार्टमेंट को लोब्यूल कहते हैं, पिंडक कहते हैं। इनकी संख्या 200 से 250 तक होती है, पिंडक। और प्रत्येक पिंडक में 1 से लेकर के 3, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक पिंडक में 1 से लेकर के 3, एक पिंडक है ये ले लिए हैं। प्रत्येक पिंडक में ध्यान दीजिएगा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही अंदर धंस करके पूरे वृषण को लगभग 200 से 250 छोटे छोटे पिंडों में बांट देती है, पिंडकों में बांट देती है। इन पिंडकों की संख्या हमने बताया कि 200 से 250 होती है। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो इसको अंदर धंस करके बांट रही है, इस संरचना को सेप्ट्यूला टेस्टिस कहते हैं, सेप्ट्यूला टेस्टिस कहते हैं। इस संरचना को सेप्ट्यूला टेस्टिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, सेप्ट्यूला टेस्टिस कहते हैं। यानी जो सेप्ट्यूला टेस्टिस है उसका ओरिजिन जो है कहां से हो रही है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही वृषण के अंदर धंस करके वृषण को छोटे छोटे भागों में बांट रही है, सेप्ट्यूला टेस्टिस। तो ये रहा सेप्ट्यूला टेस्टिस। अब प्रत्येक पिंडक में हमने बताया जो छोटे छोटे ये भाग हैं, इनको लोब्यूल कहते हैं, पिंडक कहते हैं। इनकी संख्या 200 से 250 होती है। अब एक पिंडक में 1 से लेकर के 3 कुंडलित जो है, इसका प्रारंभिक भाग कुंडलित होता है, ऐसे इसका प्रारंभिक भाग कुंडलित होता है, लेकिन दूर वाला भाग जो होता है वह स्ट्रेट हो जाता है। इसका प्रारंभिक भाग कुंडलित होता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। ये संरचना वहाँ चित्र थोड़ा ये बड़ा है, वहाँ अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको यहाँ दिखा रहे हैं। इस संरचना को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनन नलिका। इसी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, शुक्राणु इसी में बनते हैं, शुक्राणु जो है इसी में बनते हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये यहाँ हम हल्का सा बना दे रहे हैं, आप जान लीजिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इनकी संख्या 1 से 3 होती है। एक
जो है लोब्यूल में, एक पिंडक में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या 1 से लेकर के 3 होती है। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कैसे होता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले हम संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है उसका प्रारंभिक भाग कुंडलित होता है, लेकिन दूरस्थ भाग जो है एक यहाँ जाल रहता है, नलिकाओं का जाल रहता है। इस नलिकाओं के जाल को रीटे टेस्टिस कहते हैं, रीटे टेस्टिस कहते हैं। इस जाल को रीटे टेस्टिस कहते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो है दूरस्थ वाला भाग इसी में जाकर के खुलता है। कहाँ? रीटे टेस्टिस। और रीटे टेस्टिस से कई जो है नलिकाएं जो होती हैं ऐसे निकलती हैं, कई नलिकाएं जो है निकलती हैं और ऊपर जाकर के इपीडिडाइमिस में खुलती हैं। ऊपर जाकर के ये जो है इपीडिडाइमिस में नलिकाएं खुलती हैं। इन नलिकाओं को, पतली पतली नलिकाओं को वासा इफरेंटिया कहते हैं। वासा इफरेंटिया कहते हैं। वासा इफरेंटिया, ध्यान दीजिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ये प्रारंभिक भाग है, ये दूरस्थ भाग है। प्रारंभिक भाग कुंडलित होता है लेकिन दूरस्थ भाग सीधा होता है स्ट्रेट लाइन में। और यह दूरस्थ भाग जो है जाकर के रीटे टेस्टिस से खुलता है। रीटे टेस्टिस से कई जो है नलिकाएं, पतली पतली नलिकाएं जाकर के इपीडिडाइमिस में खुलती हैं। इपीडिडाइमिस भी नलिकाओं का जो है जाल है। ये जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बंधे रहते हैं नलिकाएं। हाँ, और इनमें जो इपीडिडाइमिस में जो नलिकाएं होती हैं वह लगभग 6 मीटर लंबी होती हैं। और यह पूरे वृषण पर आच्छादित न होकर के पश्च भाग पर, वृषण के पश्च भाग पर लगभग 4 सेंटीमीटर, यह जो है 4 सेंटीमीटर एरिया घेरे रहती है। तो इस इपीडिडाइमिस में, इपीडिडाइमिस कुछ नहीं है, नलिकाओं का जो है एक भाग है। इसमें 6 मीटर लंबी नलिकाएं होती हैं जो एक दूसरे में परस्पर कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जो है बंधे रहते हैं। और इपीडिडाइमिस भी 3 भागों में बटी रहती है। इपीडिडाइमिस जिसे अधवृषण कहते हैं 3 भागों में बटी रहती है। हेड में पहला भाग है हेड या इसे कापुट भी कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में कापुट कहते हैं, हेड कहते हैं या कापुट कहते हैं। दूसरा है बॉडी ऑफ इपीडिडाइमिस। और तीसरा है कौड़ा, आगे हम सब अलग अलग सब साफ साफ लिख देंगे। कौड़ा इपीडिडाइमिस, कौड़ा या टेल। कौड़ा शब्द आएगा तो टेल समझिएगा, और कापुट शब्द आएगा तो हेड समझिएगा। तो जो इपीडिडाइमिस होता है वह भी 3 भागों में बटा होता है। हेड, बॉडी ऑफ इपीडिडाइमिस, कौड़ा या टेल इपीडिडाइमिस। तो जो वासा इफरेंटिया होता है, अपवाहक नलिकाएं कहते हैं हिंदी में। अपवाहक नलिकाएं जो होती हैं वह जा करके जो है कहाँ खुलती हैं? हेड वाले भाग में, इपीडिडाइमिस के हेड में खुलती हैं, यहाँ जो है। और यहाँ जो है इसका अंतिम भाग जो होता है, नली का अंतिम भाग आगे आकर के एक मोटी सी नली में खुल जाता है। इस मोटी नली को वास डिफरेंस कहते हैं। शुक्र वाहिनियां वास डिफरेंस कहते हैं, शुक्रवाहिनियां कहते हैं। वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनियां, ये जो है शुक्रवाहिनी होती है, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। 45 सेंटीमीटर ये जो है होती है, 45 सेंटीमीटर शुक्रवाहिनी होती है। 2 शुक्रवाहिनियां होती हैं, वास डिफरेंस 2 होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की यहाँ लोब्यूल में हमने बताया कि 1 से लेकर के 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं एक लोब्यूल में। एक पिंडक में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या 1 से लेकर के 3 होती है। लेकिन इसके साथ साथ इनमें जो है छोटी छोटी रुधिर केशिकाओं का घना जाल भी होता है, ब्लड रुधिर वाहिनियां भी होती हैं। साथ साथ इसमें विशेष प्रकार की जो है इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। उन ग्लैंड को जो है लेडिक की कोशिकाएं, उस ग्लैंड को जो है लेडिक की कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, जगह कम है, ध्यान दीजिएगा। लेडिक की कोशिकाएं, लेडिग लेडिग सेल कहते हैं। लेडिक सेल कहिए
या जो है इंटरस्टिशियल सेल कहिए, इंटरस्टाइटियल सेल, इंटरस्टाइटियल सेल कहते हैं। लेडी की कोशिकाएं अगले पेज पर हम बताते हैं आपको, यहां ध्यान रखिएगा। ये लेडी की कोशिकाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेडी की कोशिकाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेडी की कोशिकाओं द्वारा जो है लेडिक सेल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया ये जो है वृषण है और ये जो है आपका ट्यूनिका वेजाइनेलिस है और ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। हाँ, अब ये लोब्यूल है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए लोब्यूल है, इसी लोब्यूल में सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स हैं और इसी में लेडिक की कोशिकाएं हैं। ये लेडिक सेल है, लेडिक सेल कहिए या इंटरस्टाइटियल सेल, अंतराली कोशिका हिंदी में कहते हैं। अंतराली कोशिका कहते हैं, अंतराली कोशिका कहते हैं इंटरस्टाइटियल सेल। तो इसी के द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजेंस निकलता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई, एंड्रोजेंस, नर हार्मोन्स एंड्रोजेंस निकलता है। नर हार्मोन्स एंड्रोजेंस निकलता है। इसे नर हार्मोन एंड्रोजेंस में प्रमुख है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। इसी हार्मोन की वजह से पुरुषों में दाढ़ी मूछें आती हैं, स्वभाव में उग्रता होती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, तो ये सब जो होते हैं आवाज़ मोटी हो जाती है, इसी हार्मोन की वजह से। हाँ, टेस्टोस्टेरॉन, तो टेस्टोस्टेरॉन को पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही जो है हम लोगों में दाढ़ी मूछें आती हैं, स्वभाव में उग्रता हो जाती है, आवाज़ मोटी हो जाती है। तो एंड्रोजेंस निकल कहाँ से रहा है? लेडी की कोशिकाओं द्वारा। लेडी की कोशिकाएं हैं कहाँ? लोब्यूल में। लोब्यूल में कहाँ? सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स है। ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स, इनकी संख्या 1 से लेकर 3 है। इन्हीं के बीच बीच में रुधिर कोशिकाओं का घना जाल बिछा हुआ है। इन्हीं जालों के बीच बीच में जो है लेडी की कोशिकाएं हैं। तो इन्हीं लेडी की कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन्स निकल रहा है, एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरॉन। इंपॉर्टेंट बात है, एंड्रोजेंस में प्रमुख है टेस्टोस्टेरॉन, जिसे पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं। तो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, मेडिकल की परीक्षाओं में, नीट वगैरह में पूछा जाता है कि जो नर हार्मोन होता है वह किस कोशिका से स्रावित होती है, किस कोशिका से निकलती है। तो वह लेडी की कोशिकाओं द्वारा निकलती है। इंटरस्टाइटियल सेल भी इसे कहते हैं, अंतराली कोशिका भी कहते हैं। तो यह अंतराली कोशिका जो होती है वह टेस्टिस के लोब्यूल में होती है, टेस्टिस के लोब्यूल में होती है। अब देखिए यहाँ जो है शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु कैसे बनते हैं उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लंबी प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है। तो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स में जो है शुक्राणु बनते हैं। ये शुक्राणु जो है यहाँ जो है आकर के रीटेड टेस्टिस में पहुँचते हैं। रीटेड टेस्टिस भी नलिकाओं का जाल होता है और यहाँ से फिर जो है नलिकाएं निकलती हैं, पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, जिसे वासा इफ्रंटिया कहते हैं। तो शुक्राणु सेमनीफरस ट्यूब्यूल से बन करके आते हैं। हाँ, ये आते हैं यहाँ सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स में। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स में जो है, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स का ये सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं या ट्यूनिका प्रोपिया भी कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और उसी के ठीक नीचे जो है इपिथीलियम होती है, जर्मिनल इपिथीलियम होती है, क्यूबॉइडियल होती है, घनाकार जो होती है। कभी कभी ये पूछा जाता है, नीट वगैरह में पूछा जाता है कि जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स में इपिथीलियम होती है उसका आकार कैसा होता है? तो घनाकार होता है। उसका आकार जो होता है वह घनाकार होता है, क्यूबॉइडल होता है। तो जर्मिनल इपिथीलियम ये जो होती है, इस जर्मिनल इपिथीलियम
में दो प्रकार, इस जर्मिनल इपिथेलियम से दो प्रकार की कोशिकाओं, दो कोशिकाएं जो है बनती हैं। जर्मिनल इपिथेलियम से दो प्रकार की सेल बनती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, एक होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जर्मिनल इपिथेलियम है, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के सबसे बाहरी जो लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, या ट्यूनिका प्रोपिया भी कहते हैं, और उसके नीचे क्यूबॉइडियल इपिथेलियम होती है, जिसे जर्मिनल इपिथेलियम भी कहते हैं। जर्मिनल इपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सबसे अधिक कोशिका जो होती है वह होती है, इसी से जर्मिनल इपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक शुक्राणु को बनाने वाली कोशिका होती है, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पर्मेटोगोनिया से ही शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म, इसी को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन स्पर्म। तो ये स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, इसी सेमनीफरस ट्यूब्यूल की क्यूबॉइडियल जो है जर्मिनल इपिथेलियम होती हैं, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक सर्टोली सेल होती है। सर्टोली सेल्स होती है। सर्टोली सेल को नर्स सेल्स भी कहते हैं, नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स सेल होती है। क्यों? क्योंकि जब स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु बनते हैं, सर्टोली की कोशिका का सतह जो होता है वह जो होता है स्मूथ नहीं होता है, बल्कि जो है इसमें गर्त होते हैं, गड्ढे होते हैं। उन्हीं गड्ढों में शुक्राणु जो है आकर के उनका परिपक्वन होता है, और उसके बाद परिपक्व शुक्राणु, इसीलिए इसे नर्स सेल कहा गया है। सर्टोली की कोशिकाओं में ही शुक्राणुओं का जो है देखरेख होता है, यानी सर्टोली की कोशिका पोषण प्रदान करती है, किसको? शुक्राणु को। तो शुक्राणु को जो है सर्टोली की कोशिका पोषण प्रदान करती है। तीसरी जर्मिनल इपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया बनाने वाली कोशिका और एक सर्टोली की कोशिका। सर्टोली कोशिका संख्या में कम होती है, स्पर्मेटोगोनिया ज़्यादा होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से ही शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु जब बन जाते हैं तो इसी सर्टोली की कोशिकाओं के गर्तों में आकर के पोषण होता रहता है। उसके बाद शुक्राणु जो होते हैं धीरे धीरे जो होते हैं इस सेमनीफरस ट्यूब्यूल से आते हैं। सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स का दूरस्थ वाला भाग सीधा होता है, वो आकर के रीटेड टेस्टिस में खुलता है। रीटेड टेस्टिस से जो है कई नलिकाएं निकलती हैं, वासा एफरेंटिया इपीडिडाइमिस में खुलती है। इपीडिडाइमिस आगे वास डिफरेंस में खुलता है, वास डिफरेंस आगे जाकर के यूरेथ्रा में खुलता है, यूरेथ्रा जाकर के आगे जो है पेनिस के द्वारा मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। आगे हम चित्र में आपको दिखाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमने बताया ये टेस्टिस है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, मान लीजिए ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ढेर सारे चित्र बार बार बनाना पड़ेगा। ये है सेप्टुला टेस्टिस है, और ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स का दूरस्थ भाग रीटेड टेस्टिस में खुल रहा है, रीटेड टेस्टिस कहते हैं। हाँ, और वृषण जालक, हिंदी में से वृषण जालक कहते हैं। और इससे कई जो है ऐसे नलिकाएं निकलती हैं जो इपीडिडाइमिस में जाकर के खुलती हैं। इपीडिडाइमिस आगे जाकर के ऐसे एक मोटी सी नली में खुलती है, जिसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है, तो वास डिफरेंस कहते हैं। तो शुक्राणु यहाँ जो है बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु यहाँ से बन करके यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से इपीडिडाइमिस में, इपीडिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंस से होता हुआ ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर है, इसी में मूत्र हम लोगों का एकत्रित रहता है। इसी में मूत्र जो है किडनी से आकर के बूंद बूंद करके भरता रहता है, और यहाँ से जो है एक नली निकली रहती है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं। और इसी के आसपास जो है इसके ये मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसी के पास में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड
ये जो है वाश डिफरेंस निकल रही है, यहाँ ऐसे फंदा मारती है, उसके बाद जो है आकर के यहाँ जो है यूरेटर से, ये यूरेटर है, मूत्रनली है जो किडनी से आ रही है, और ये जो है वाश डिफरेंस जो है, वाश डिफरेंस ऐसे फंदा मार रहा है, और यहाँ जो है एक सहायक जो है ग्रंथियां होती है, सहायक ग्रंथि होती है जिसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं। वाश डिफरेंस दोनों आकर के, दोनों एक दूसरे से जहां जुड़ते हैं उसके मोटे से वाले भाग को एम्प्यूला कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। हाँ, और ये जो है ऐसे मानकर चलिए, ये आगे हम अच्छा चित्र बनाएंगे, आप एक रफली डायग्राम समझिएगा। ये वाश डिफरेंस है, वाश डिफरेंस जो है आगे जाकर के यूरेटर से फंदा मारता हुआ जो है वह आकर के यहाँ सेमिनल वेसिकल से एक सह नली के द्वारा जुड़ता है। इस फूले हुए भाग को एम्प्यूला कहते हैं, और यह जो है जाकर के हाँ एक जो है यूरेथ्रा के यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड में ही जो है जाकर के दोनों जो होते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर, इधर से वाश डिफरेंस आ रही है, इधर से सेमिनल वेसिकल्स, दोनों जहां मिलते हैं उसके मिलन स्थान को एम्प्यूला कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। और यह जो है आगे जाकर के, आगे जो है यहां जाकर के खुल रही है, यहां ये खुल गई तो, और आगे पेनिस है, और ये मूत्रोजनन छिद्र है, यूरिनोजेनाइटल पोर होता है, इसी छिद्र द्वारा जो है हाँ शुक्राणु बाहर आता है। तो शुक्राणु देखिए, रास्ता थोड़ा सा देखिए, ये शुक्राणु बन बन करके यहाँ सेमनीफरस टेबुल से बन बन करके रीटेड टेस्टिस में आते हैं, रीटेड टेस्टिस से वासाई फ्रंटिया, वासाई फ्रंटिया से इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस से वाश डिफरेंस, वाश डिफरेंस से होता हुआ शुक्राणु जो होता है फंदा मारता है यहाँ सेमिनल वेसिकल्स, वीर्य द्वारा स्रावित सीमेन में जो सीमेन होता है उस सीमेन का 60% भाग इसी सेमिनल वेसिकल द्वारा स्रावित पदार्थ होता है। तो ये जो होते हैं शुक्राणु जो है यहाँ बन बन करके यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर जो होते हैं ये जो है बाहर यहाँ निकलते हैं, और यहाँ एक और ग्लैंड है जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, हम लोगों में जो है मेल में जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस रास्ते से मूत्र निकल रहा है, यूरिन निकल रहा है, उसी रास्ते से शुक्राणु या जनन पदार्थ निकल रहा है, इसीलिए हम लोगों के तंत्र को मूत्रोजनन तंत्र कहते हैं, हम लोगों के तंत्र को मूत्रोजनन तंत्र कहते हैं। तो इसका फिगर हम जो है आपको एक अच्छा सा फिगर बनाए हुए हैं, उस फिगर को आप जो है बना लीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में एक बार पुनः एक्सप्लेन इसका करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अगर और एक्सप्लेन करने लगेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कुछ लड़के उबने लगते हैं। तो आप जो है पहले फिगर ड्रा कर लीजिएगा, एक एक करके हम पुनः समझाएंगे अगले वीडियो में। तो ये फिगर आपका जो है, ये फिगर आप अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, हम नाम लिख देते हैं और आप इसको जो है फिगर अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। ये यूरेटर है, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये है यूरेथ्रा मूत्रमार्ग 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये पेनिस है,
ये पेनिस है, ये इपीडिडाइमिस है, इपीडिडाइमिस है, ए सेप्ट्यूला टेस्टिस है, ए सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स है, इसे इफरेंटिया, इसे वासा इफरेंटिया कहते हैं, सेमिनल वेसिकल है, ये इजाकुलेटरी डक्ट है, इजाकुलेटरी डक्ट है, इजाकुलेटरी डक्ट है, इजाकुलेटरी डक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है जैसा कि बताया, ये यूरेटर है, वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, 45 सेंटीमीटर होती है, ये 45 सेंटीमीटर होती है वास डिफरेंस, देख रहे हैं। अब ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणु बन बन करके रीटे टेस्टिस में, ये रीटे टेस्टिस है, यहां ध्यान दीजिए, ये रीटे टेस्टिस है, ये सबसे बाहरी लेयर जो होती है, जो अंदर धसी हुई है, ये ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यू ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, और ये है ट्यूनिका वेजाइनलिस, यहाँ जगह है थोड़ा सा लिख देते हैं, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः बता देते हैं, जो पुरुष का जनन तंत्र होता है उसमें टेस्टिस मेन है, टेस्टिस हमने अंडाकार बताया, अंडाकार होता है 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, भार में 10 से 15 ग्राम का होता है, सबसे बाहरी आवरण इसका जो होता है, हाँ, जो अधूरा होता है उसे ट्यूनिका वेजाइनेलिस कहते हैं, अंदर वाला जो होता है उसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं, ऊपर जो है, जो बाहर वाला होता है अधूरा रहता है, आंतरिक जो वृषण पर आच्छादित रहता है उसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही वृषण में अंदर धस धस करके छोटे छोटे पिंडों में से बांट देते हैं, इसे लोब्यूल कहते हैं, इसे लोब्यूल कहते हैं, पिंडक कहते हैं। तो ये रही संरचना, ध्यान दीजिएगा। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड 40-45 साल के बाद थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो ये यूरेथ्रा पर दबाव डालता है, इसी से मूत्र इधर आ रहा है, यहाँ शुक्राणु बन रहा है, शुक्राणु बन बन करके यहाँ से यहाँ ऐसे आकर के ऐसे, इस रास्ते से ऐसे आकर के इधर से ऐसे, इससे इस रास्ते से बाहर निकल रहा है, यहाँ से ऐसे स्पर्म निकल रहा है। तो मूत्र और जनन पदार्थ
एक ही रास्ते से निकलते हैं, इसीलिए हम लोगों के तंत्र को, नर के जनन तंत्र को जो है मूत्रो जनन तंत्र कहते हैं। स्त्रियों में ऐसा नहीं होता है, उनके मूत्र मार्ग अलग होते हैं और जो है जनन पदार्थ अलग रास्ते से निकलते हैं। तो हम लोगों के जनन तंत्र को मूत्रो जनन तंत्र कहते हैं। तो ये तो रहा, चित्र आप बना लीजिएगा। चित्र कहीं अगर कुछ दिक्कत हो तो यही मेन चित्र है, ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम आपको जो है परीक्षा में यही ऐसे बनाना है। और नीचे चित्र के नीचे आप लिख दीजिएगा, यहाँ हमारे पास जगह थोड़ा सा कम है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह यहाँ थोड़ा सा नीचे कम मिल पा रहा है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। चित्र के नीचे लिखिएगा मेल मेल रिप्रो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन विंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये चित्र आप बना लीजिएगा। कल जो है पुनः जो है इसी चित्र के माध्यम से एक बार आपको पुनः समझा देंगे। तो कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो धन्यवाद। आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लग रहा है आपको जो है बायोलॉजी का ये वीडियो। कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें।